अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जो कि एक पोम है। इसका नाम है द मॉक टर्टल सॉन्ग। अच्छा जी, उससे पहले कुछ बातें आपको बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये कि एक बहुत मशहूर कहानी लिखी गई थी, लुइस कैरोल ने लिखी थी। आज से कोई समझने तकरीबन कमोबेश 150-200 साल पहले, जिसका नाम था एलिस इन वंडरलैंड, द एडवेंचर्स ऑफ एलिस, या एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, इस तरह से के नाम था। बहुत मशहूर हुई वो कहानी। एक सिली सी स्टोरी थी। एक बच्ची थी जो कि भागती दौड़ती खेलती कूदती एक जल्दी में भागते हुए रैबिट के पीछे भागती भागती पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, किसी दूसरी दुनिया में ही पहुँच जाती है। और बस उस दूसरी दुनिया में वो क्या क्या करती है, क्या मज़े मज़े के एडवेंचर्स होते हैं, लेकिन हर चीज़ ही उस दूसरी दुनिया में बड़ी ही बेतुकी, बिल्कुल अजीब सी, बिल्कुल ही नॉर्मल दुनिया से हट के और डिफरेंट होती है। तो इतनी मशहूर हुई, उसके ऊपर बहुत से कार्टून्स बने, मूवीज़ बनी, कई दफ़ा मूवीज़ बनाई गई उसके ऊपर, एक भी नहीं बहुत दफ़ा। और हर दफ़ा वो मूवीज़ और कार्टून्स बहुत मकबूल हुए लोगों में, क्योंकि कहानी इस तरह की इंटरेस्टिंग बनाई गई थी कि वो आज तक लोगों के जहनों में बड़ी ताज़ा है। और हो सकता है जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो आप में से भी अक्सर ने वो कहानी पढ़ी या देखी या सुनी होगी, एलिस इन वंडरलैंड। तो डिज़नी का कार्टून खुद मौजूद है इसके ऊपर। वो तो उस कहानी में ऑथर ने साथ साथ ही पोम्स भी लिखी थी, सॉन्ग्स भी लिखे थे। तो वो एक्चुअली एक सॉन्ग है। वो अक्सर किरदार जो है ना, वो आगे जाते 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 चलते जा रहे हैं, खेलते कूदते आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो कोई ना कोई गाना गाते हुए, कोई ना कोई ऐसी मज़े मज़े की बातें करते हुए जा रहे हैं। तो अक्सर पोम्स उसमें बहुत सारी आई हैं। तो ये एक ऐसा बीच में एक वक्त आया था जिसमें ये बीच में से उन्होंने एक पोम उठा ली है लुइस कैरोल की। और इसका नाम मॉक टर्टल सॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये मॉक टर्टल गा रहा था। मॉक टर्टल एक किरदार था जो उन्होंने अपनी कहानी में बनाया था। उसका नाम मॉक टर्टल क्यों रखा था? मॉक टर्टल क्या चीज़ होती है? तो असल में एक ज़माने में टर्टल्स का सूप बहुत मशहूर था। ये आज से 200 साल पुरानी बात है, विक्टोरियन ज़माना कहलाता था। उस ज़माने में टर्टल्स का सूप बहुत मशहूर था, लेकिन टर्टल्स बड़े कमयाब थे, आसानी से मुहैया नहीं होते थे। तो जैसा टर्टल सूप का मज़ा होता था और जो उसका टेस्ट होता था, वैसा ही टेस्ट का कुछ सूप बनाना शुरू किया था लोगों ने, लेकिन उसमें टर्टल नहीं डालते थे। तो उसको कहते थे मॉक टर्टल। मॉक कहते हैं नकली, जाली, इमिटेशन करना। तो जाली टर्टल का सूप। तो उसी के ऊपर इन्होंने नाम रख दिया अपने टर्टल का कि मॉक टर्टल इसका नाम है। ठीक है, तो असल में इसका नाम ऐसे पड़ा था, मॉक टर्टल। तो मॉक टर्टल के अराउंड गाना गाया जा रहा है, तो इसलिए मॉक टर्टल का सॉन्ग ये मशहूर है। ठीक है, तो ये बीच में से ली हुई इन्होंने एक चीज़ आपके सामने प्रेजेंट की है। थोड़ा रिदमिक है, सुनने में मज़ा आता है, अदरवाइज़ उसकी कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है। कहानी के बीच की एक छोटी सी पॉम उठा ली गई है, कोई इसमें डेप्थ नहीं है कि उससे कुछ कुछ ख़ास लर्निंग करनी हो आपको। ये बस एक बीच का छोटा सा गाना है, हंसता खेलता उछलते कूदते जानवर एक दूसरे के इर्द गिर्द उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, डांस कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं। तो मेनली आपने इससे रिदम ही उठाना है बस, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विल यू वॉक अ लिटिल फास्टर सेड द वाइटिंग टू अ स्नेल। अच्छा, मैं पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, पूरा ये स्टैंजा पढ़ देता हूँ, और फिर जो जानवरों का नाम आए आपको शक्ल भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो पहले खाली सुन लें। विल यू वॉक अ लिटिल फास्टर सेड अ वाइटिंग टू अ स्नेल, there's a porpoise close behind us and he's treading on my tail. See how eagerly the lobsters and the turtles all advance. They are waiting on the shingle. Will you come and join the dance? Will you, won't you? Will you, won't you? Will you join the dance? Will you, won't you? Will you, won't you? Won't you join the dance? तो अब देख लेना, ये रिदम बिल्कुल एक सॉन्ग जैसा रिदम ही है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो कुछ नाम लिए हैं, मैं जल्दी जल्दी से उनकी आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूँ ताकि समझना आसान हो जाए। वाइटिंग क्या होती है, स्नेल क्या होता है, पर्पोइस क्या होती है, और लॉबस्टर्स क्या होते हैं। टर्टल तो आप जानते ही हैं ना, वो बना हुआ भी है टर्टल ये रहा। वैसे तो स्नेल भी बना हुआ है, टर्टल ये बना हुआ है। तो बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ है जी ये। तो ये रहा मॉक टर्टल का सूप, ये रहे स्नेल साहब, ये रही फ़िश। तो फ़िश से शुरू करते हैं। वाइटिंग जो एक मछली होती है, वाइटिंग और स्नेल के दरमियान बातें चल रही हैं। ठीक है, तो ये वाइटिंग एक मछली है, इसकी शक्ल मैंने आपको दिखा दी। स्नेल ये रहे। ठीक है, और ये रही पोर्पोइस जो थोड़ी सी उसकी शक्ल की होती है,
आपकी डॉल्फिन की शक्ल की एक मछली होती है। ये रहे लॉबस्टर्स, कुछ केकड़े जैसे शक्ल में दिखते हैं लेकिन पानी के अंदर रहते हैं और बड़े तेज़ इनके ये आगे हाथ जो इनके होते हैं पिंसर्स कह लें, ठीक है। और शिंगल कहते हैं मिट्टी वाली बजरी जैसी सी मिट्टी जो अक्सर साहिलों पे होती है, ये शिंगल शिंगल कहलाती है, ठीक है। ये रंग बिरंगे से पत्थर होते हैं, तो पथरीली रेत रेत कह लें, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। अब वापस चलते हैं और देखते हैं मतलब क्या था। तो एक वाइटिंग ने एक स्नेल से कहा कि तुम थोड़ा तेज चल सकते हो, विल यू वॉक अ लिटिल फास्टर, सेड अ वाइटिंग टू अ स्नेल। एक वाइटिंग ने एक स्नेल से कहा कि तुम थोड़ा सा तेज चल सकते हो प्लीज़। देयर इज़ अ porpoise close behind us and he's treading on my tail। एक porpoise हमारे बिल्कुल पीछे ही आ रहा है और वो मेरी दुम पे चढ़ रहा है, मेरी दुम पे चल रहा है या दुम पे चढ़ गया है मेरी, और तुम तेज़ चलो ना। तो साथ में वो उसको और भी हौसला दिला रही है, जो वाइटिंग है वो स्नेल को हौसला दिला रही है कि सी हाउ ईगरली द लॉबस्टर्स एंड द टर्टल्स ऑल एडवांस, कैसे अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, कितनी खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं, ईगरली कितनी खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं, तेज़ी से देखो, वो लॉबस्टर्स भी हैं और टर्टल्स भी हैं, ये सब कितनी खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। मतलब मैंने समझा दिया, देखें आपको तस्वीरें भी दिखा दी है कि इनका क्या मतलब है। दे आर वेटिंग ऑन द शिंगल, विल यू कम एंड जॉइन द डांस। देखो वो सब वहाँ पे पथरीली मिट्टी के ऊपर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं हम सबका, क्या तुम आओगे हमारे साथ डांस को ज्वाइन करोगे, हम यहाँ पे एक डांस कर रहे हैं, कि तुम भी हमारे साथ डांस में शामिल होगे, क्या आओगे या नहीं आओगे, आओगे या नहीं आओगे, क्या आओगे तुम, शामिल होगे हमारे डांस में, आओगे या नहीं आओगे, आओगे या नहीं आओगे, क्या नहीं आओगे तुम हमारे डांस में, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। You can really have no notion how delightful it will be when they take us up and throw us with the lobsters out to sea. But the snail replied, too far, and gave a look askance. Said he thanked the whiting kindly, but he would not join the dance. Would not, could not, would not, could not, would not join the dance. Would not, could not, would not, could not join the dance. क्या मतलब हुआ? अब ये उनसे कह रही है, वही मछली इनसे वाइटिंग स्नेल से कह रही है, स्नेल थोड़ा खौफजदा है कि पता नहीं डांस में क्या होने वाला है और हमारे साथ क्या होगा, कि यू कैन रियली हैव नो नोशन हाउ डिलाइटफुल इट विल बी, कितना मज़ेदार होने वाला है ये, तुम इसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, तुम इसका अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। नोशन का मतलब अंदाज़ा होना, आइडिया होना, कि व्हेन दे टेक अस अप एंड थ्रो अस, कि ये लोग हमें ऊपर उठाएंगे और फिर उछाल देंगे समंदर में लॉबस्टर्स के साथ। व्हेन दे टेक अस अप, ये हमें ऊपर ले जाके और फेंक देंगे उछाल के समंदर में लॉबस्टर्स के साथ, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। मछली ने कहा, एक समंदर है, ऊपर से उठा के हमें नीचे समंदर में फेंक देंगे, फिर हम तैरते हुए दूसरी तरफ निकल जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। बट द स्नेल रिप्लाई टू फार, टू फार। स्नेल ने जवाब दिया, नहीं नहीं बहुत दूर है, ये तो ये बहुत आगे बढ़ गई बात। अच्छा, ये दोनों मायनों में इस्तेमाल हो सकता है ना, ये जो तुम लोगों का मजाक है, तुम लोगों की तफरीह है, बहुत ज़्यादा हो गई है, कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तब भी वो कहेगा टू फार, बहुत ज़्यादा, बहुत आगे की बात हो गई। और ये भी कह सकता है कि वो जो दूसरा किनारा है वो बहुत दूर है, मुझे नहीं लगता कि मैं पार करके वहाँ तक पहुँच सकूँगा। तुम लोग जो समंदर में फेंक रहे हो, समंदर का दूसरा किनारा तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, मुझे बहुत कन्फ्यूजन और मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पहुँच सकूँगा। तो ही गेव अ लुक अस्कैंस, एक उसने कन्फ्यूज सी शक्ल बनाई कि बड़ा डरा सा ना, कि पता नहीं होगा भाई, मुझसे नहीं होगा। और फिर उसने शुक्रिया अदा किया बड़ी इज्जत के साथ। सो ही थैंक्ड द वाइटिंग काइंडली, उसने शुक्रिया अदा किया उस मछली का बड़े अदब से, बहुत एहतराम से, लेकिन उसने कहा ही वुड नॉट जॉइन द डांस, मैं तुम्हारे साथ डांस में शामिल नहीं हो सकता भाई, तुम लोग उठा के फेंक रहे हो, पता नहीं आगे कहाँ पहुँचे हम। तो होना नहीं होना चाहता, नहीं हो सकता, नहीं होना चाहता, नहीं हो सकता, नहीं शामिल हो सकेगा डांस में, नहीं होना चाहेगा डांस में शामिल होना, नहीं होना चाहता, नहीं हो सकता, नहीं होना चाहता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकेगा शामिल डांस में, हो ही नहीं सकेगा। तो ये एक ही बात करने के मुख्तलिफ अंदाज से इन्होंने रिदम बनाया, खाली मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, इसका मेन जो केस है ना इस पूरी पोम का, वो रिदम है। अब वापस उसने जवाब दिया मछली ने, What matters it how far we go? His scaly friend replied, There is another shore, you know, upon the other side. The further off from England, the nearer is to France. Then turn not pale, beloved snail, but come and join the dance. Will you, won't you, will you, won't you, will you join the dance? Will you, won't you, will you, won't you join the dance? अब उसने कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम कितनी दूर हमें वो उछाल रहे हैं,
कितनी दूर उसमें उठा उठा के फेंक रहे हैं, या किनारा कितनी दूर है। स्केली फ्रेंड रिप्लाइड, उसका खपरों वाले दोस्त ने जवाब दिया। खपरे मछली के ऊपर जो छोटे छोटे से होते हैं ना, उसकी स्किन के ऊपर ट्रांसपेरेंट सेक्सर होते हैं या कुछ कलरफुल होते हैं, तो ये स्केल्स कहलाते हैं, इनको उर्दू में हम खपरे कहते हैं। तो खपरों वाले उसके दोस्त यानी मछली ने जवाब दिया कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम वो कितनी दूर उछाल रहे हैं। तुम कह रहे हो ना हाउ फार, ये बहुत दूर से, टू फार बहुत ऊंचा, बहुत दूर उछाल रहे हैं हमको, किनारे से बहुत दूर चला जाऊंगा मैं, वापस कैसे आऊँगा या आगे कैसे जाऊँगा, पता नहीं किनारा दूसरी तरफ कहाँ है। तो कह रही इससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं कितनी दूर वो उछाल रहे हैं। उसके खपरों वाले दोस्त ने जवाब दिया यानी मछली ने, देयर इज़ अनदर शोर यू नो, वहाँ दूसरा एक और किनारा है, फिक्र ना करो, अपॉन दी अदर साइड, दूसरी तरफ से। द फर्दर ऑफ फ्रॉम इंग्लैंड, हमें जितना दूर ये इंग्लैंड से उछाल के दूर दूसरी तरफ फेंकेंगे, द नियरर इज टू फ्रांस, उतना ही करीब हम फ्रांस के जाके गिर जाएंगे। तो क्यों, हम तैर के फ्रांस पहुंच जाएंगे, इसमें क्या मसला है। अगर हमें इन्होंने इंग्लैंड से उछाल के काफ़ी दूर फेंक दिया तो दूसरी तरफ फ्रांस से हम करीब तर हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, हम फ्रांस में जाके निकल आएंगे। तो जितना दूर हम इंग्लैंड से जाएंगे उतना ही करीब हम फ्रांस से हो जाएंगे। टर्न नॉट पेल बिलवड स्नेल, तो तुम्हें पीला पड़ने की ज़रूरत नहीं है, खौफ से पीले पड़ जाते हैं ना जैसे, तुम्हें पीला पड़ने की ज़रूरत नहीं है प्यारे स्नेल, बट कम एंड जॉइन दी डांस, तुम आ जाओ हमारे साथ शामिल हो जाओ इस डांस में, हम सबको छाल छाल के फेंक रहे हैं, तुम्हें भी फेंकेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। और फिर वही विल यू वॉन्ट यू, तुम आओगे कि नहीं आओगे, आओगे कि नहीं आओगे, शामिल होगे कि नहीं होगे हमारे इस डांस में, तुम शामिल होगे या नहीं होगे, शामिल होगे या नहीं होगे, शायद तुम शामिल नहीं होगे इस डांस में, क्या ख्याल है। तो ये भाई एक पोम थी जिसका मैंने आपको पूरा एक बैकग्राउंड भी बता दिया, और उम्मीद है कि आप समझ में भी आ गई होगी। और अब इसके सवाल जवाब देख लेते हैं, और हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगा कि जनाब सवालों के जवाब आपने ख़ुद लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आखिरकार आप जवाब खुद लिखने के माहिर हो जाएं और आपको एग्जाम में सवालों के जवाब याद करके जाने की टेंशन ही ना रहे। आपको पता हो मैं चैप्टर पढ़ चुका हूँ, पढ़ चुकी हूँ, और मैं तो जनाब जवाब खुद ही लिख लेता हूँ या खुद ही लिख लेती हूँ, मसला ही कोई नहीं है। इसके लिए हम क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए, हम ये कहते हैं कि आप जवाब लिखिए, फिर किसी टीचर से चेक करवाइए, उसमें जो कमी बेशी होगी उनको टीचर करेक्ट कर देंगी या कर देंगे, और फिर आप अगली दफ़ा उससे बेहतर जवाब लिखेंगे, फिर अगले चैप्टर के उससे बेहतर, फिर अगले चैप्टर के उससे बेहतर, यूँ बुक ख़त्म होने तक आपके जवाब बहुत अच्छे हो जाएंगे और फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर कोई टीचर अवेलेबल ना हो चेक करने के लिए तो आप मुझे कमेंट्स में अपने जवाब लिख के बता सकते हैं, या इवन आप मुझे, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस भी शेयर किया हुआ है, तो उस ईमेल एड्रेस पे भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको जवाब बता दूंगा कि बेहतर जवाब क्या हो सकता था। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, थोड़े से सवाल हैं, इतने मुश्किल भी नहीं है। हु इज़ इन्वाइटेड टू जॉइन द डांस, लो भाई ये तो 2 क्लास का सवाल आ गया। तो द डैश इज़ इन्वाइटेड टू जॉइन द डांस, यही बताएंगे। अब डैश में भर लें, आपने सुन तो ली पोम किसको बुलाया जा रहा था। लिस्ट द 5 creatures named in the poem, do you know what they all look like? नाम लिखिए उन तमाम क्रीचर्स, उन तमाम मखलूक़ात का जो कि जिनके नाम इसमें आए हैं, और बहुत आसान है, मछली का नाम लिख दें, मछलियों के, स्नेल टर्टल वगैरह जिनके भी नाम आए वो लिख दीजिए। और क्या आप जानते हैं कि वो सब कैसे दिखते हैं? जी, आप कहेंगे जी हाँ, अब तो हम जानते हैं, हमने तो देख भी लिए, सर ने हमें शक्ल भी दिखा दी। तो यस वी नो हाउ डू दे लुक लाइक। विच करेक्टर इज़ रेफर्ड टू एज हिज स्केली फ्रेंड, हिज स्केली फ्रेंड कह के किसको बुलाया जा रहा है? द वाइटिंग फिश इज़ बीइंग रेफर्ड टू एज हिज स्केली फ्रेंड। लो ये तो पूरा ही बता दिया मैंने, जवाब में था ही नहीं कुछ ऐसा, आसान ही था। हाउ मैनी क्वेश्चंस डज द वाइटिंग आस्क द स्नेल, कितने सवाल किए वाइटिंग ने स्नेल से? एक नज़र देख लेते हैं इसको पीछे जाके। तो ये देखिए, हम वापस पोम पे आते हैं, तो एक सवाल ये रहा कि क्या तुम तेज़ चल सकते हो। अच्छा, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ ताकि ये यहाँ पे आ जाए। क्या तुम तेज़ चल सकते हो, और क्या तुम डांस में ज्वाइन करोगे, क्या तुम डांस को ज्वाइन करोगे। और इस तरह से आगे भी सवाल इसने पूछे हैं। ये तो आ गया, टर्टल आ गया, व्हाट मैटर्स, ठीक है, विल यू ज्वाइन टू डांस। कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5। अब आप और देखें, और भी 2 नज़र आ रहे हैं, तो इट सीम्स के इन्होंने 7 दफ़ा सवाल पूछा है। ठीक है, तो ये अब आप देख लीजिए अपने पास भी किताब में। द राइटिंग हैज़ आस्क्ड स्नेल द क्वेश्चंस डैश मनी टाइम्स, तो आप बता दीजिए कितनी दफ़ा। मैंने बता भी चुका आपको। दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, और ये बहुत मुश्किल सवाल आने लग रहे हैं भाई, डर जाओ भाई, डरना चाहिए, बहुत मुश्किल सवाल है। लेट्स सी, व्हाट डज़ द डांस इन्वॉल्व, डांस में करना क्या था? तो डांस में करना ये था कि कुछ लोग जो हैं, कुछ क्रीचर्स बाकी क्रीचर्स को उठा उठा के समंदर में फेंक रहे थे लॉबस्टर्स के साथ, ये था डांस। तो अब आप ये बता दीजिए क्या था।
व्हाट इज़ meant बाय टर्न नॉट पेल? बाय टर्निंग नॉट पेल इट इज़ meant, बल्कि मैं इंग्लिश में ना बताऊँ, उर्दू में बताता हूँ ताकि आप इंग्लिश में खुद कन्वर्ट करें, कि इसका मतलब है कि खौफज़दा ना हो, डरो नहीं। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सा सवाल था। लो भाई, सारे ही सवाल ख़त्म हो गए। तो अब उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से सवाल भी समझ में आ गया है, जवाब देना भी आ गया, चैप्टर भी अच्छी तरह समझ में आ गया, और इसका राइमिंग पैटर्न भी आपको आ गया। देखिए, इस राइमिंग पैटर्न को पता है क्या कहते हैं? मैं इनके एक और दफ़ा चेंज कर लेता हूँ। राइमिंग पैटर्न होता है कि सेम साउंड कितनी दफ़ा रिपीट हुई। तो फास्टर स्नेल बिहाइंड अ टेल, तो ये टेल और स्नेल रिपीट हुआ। फिर एडवांस और डांस रिपीट हुआ। ठीक है, फिर डांस और डांस रिपीट हुआ। तो ये इस राइमिंग पैटर्न को क्या कहते हैं? आप क्यों कह लें ए बी और सी बी, यानी पहली लाइन और तीसरी लाइन रिपीट नहीं हो रही, और दूसरी लाइन और चौथी लाइन में सेम साउंड वर्ड्स आखिर में रिपीट हो रहे हैं, तो इसको ए बी सी बी कहते हैं। ठीक है, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, इसका पूरा पैटर्न चल रहा है। तो आप चाहें तो इसी अंदाज में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं जो नीचे इन्होंने दिया हुआ है ना, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, राइमिंग पैटर्न। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं कि आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है, और उम्मीद है कि आपको कोई मसला होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछ भी लेंगे। अब किसी और अच्छे लेसन के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।